हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4 लेकर के आ रहे हैं। इसकी 3 वीडियो पहले आपने देख चुके होंगे। तो आज हम इसका पार्ट 4 में ये बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछली वीडियो में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल चुके हैं हम, परंतु आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव है ये, तो इसमें P के पदों में हमें इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले भी बताया था हमने कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे या आगे लेसन नंबर 2 में वैद्युत विभव निकालेंगे, तो उस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जरूर आएगा। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का जिक्र हुआ है तो P आएगा। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्षीय का मतलब होता है कोई अक्ष नहीं, यानी उसका प्रभाव देखेंगे ना तो एक्स अक्ष में, ना वाई अक्ष में, ना जेड अक्ष में, ओनली थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब यहाँ पर क्योंकि क्लास 12th है तो इसलिए जितने भी 9 से 12th तक या इससे अपर क्लास तक जब हम कोई आर्टिकल करते हैं तो उसमें निगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि में हमें आंसर पहले ही पता होता है और छोटी क्लास में तो हम आगमन विधि का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो ये आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R³ ये आएगा। यदि हम परावैद्युतांक की बात करें, यदि वैद्युत द्विध्रुव को K परावैद्युतांक में तो K आ जाएगा यहाँ पर। और पिछले अक्षीय स्थिति में पढ़ाया था हमने तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³ आता था। तो यहाँ पर डिफरेंस बस थोड़ा सा है क्षेत्र का, और जो फॉर्मूला आने वाला है प्रूफ होकर के उसमें अक्षीय और निरक्षीय में भी थोड़ा सा अंतर है। बस इसमें क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, उसमें 2 आता था। वो कैसे होगा प्रूफ ये देखते हैं अभी। तो वैद्युत द्विध्रुव तो पता ही होगा आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके एक सिरे पर माइनस का आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस का आवेश रखा होता है। तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इस प्रकार से जो प्रक्रम बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इनके बीच की दूरी को 2L से लिख दिया गया है। A से भी लिख सकते हैं, स्मॉल a से, X से भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2L क्यों माना हमने, क्योंकि 2L जब मध्य बिंदु से किसी बिंदु पर जब इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम, तो वहां पर जो मध्य बिंदु है वो मानना पड़ेगा, तो 2L का आधा L हो जाएगा। तो इसलिए वहां A मानेंगे तो a/2 हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, इसलिए 2L मान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कैसे होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प का मतलब बहुत कम दूरी पर। यहाँ इतनी कम दूरी है जैसे NH3HCl में जो कम होती है, परंतु यहाँ बोर्ड पर हम इतनी कम दूरी पर अगर -Q और +Q दिखाएंगे तो यहाँ पर फिगर नहीं बनेगा, तो स्थिति क्लियर होकर नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा दूरी पर लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। AB क्या है, AB सॉरी
जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर क्या प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की दूरी कितनी है 12 है। और ये वैद्युत द्रव्य के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यदि वायु में लेते हैं तो के की वैल्यू क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो सबसे पहले बताया था हमने अक्षीय स्थिति, तो इस प्रकार से अक्षीय में क्या लेते हैं, एक्स अक्ष में इस प्रकार, मगर यहाँ निरक्षीय, ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष, और जेड अक्ष 3 डायमेंशन। तो ना एक्स अक्ष पे लेना है यहाँ पर, ना वाई अक्ष पर, ना जेड अक्ष पर, यहाँ पर ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय, कोई स्थिति नहीं है। थीटा कोण पर इसका प्रभाव देखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू का एट पॉइंट पी। तो जब भी ध्यान रखना आप, निरक्षीय स्थिति में एक ट्रायंगल का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसके मध्य बिंदु से देखेंगे, मध्य बिंदु क्या है, ओ है, मिडिल पॉइंट। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। क्योंकि जो आवेश रखे हैं वो ए पर रखा है माइनस क्यू और बी पर क्या रखा है, प्लस क्यू। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो इसको इससे मिला देंगे, रचना कर देंगे। पी को ए से और पी को बी से मिलाया, और ये वाला एंगल क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब जब ये मध्य बिंदु है ओ, और पूरी टोटल ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 है। जब ये ओ को मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल को इंडिकेट कर देंगे यहाँ पर। जब ये मध्य बिंदु, मान लो ये क्षण है कोई, तो ये 12 लंबाई की है। अगर इसके मध्य बिंदु से इसे चौक को हम क्या कर दें, तोड़ दें, तो इतना भाग क्या रह जाएगा, एल, इतना भाग एल रह जाएगा। अगर इन्हें जोड़ लें फिर तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब पहले भी पढ़ा चुके हैं हम पिछली पार्ट नंबर 3 वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आती है सदिश में। तो यहाँ पर हम सदिश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू को ध्यान में रखते हुए इनकी दिशाओं का निर्धारण करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर रखा है, तो प्लस से जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से बाहर की तरफ होती है। प्लस से कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ, और माइनस में अंदर की तरफ होती है। तो ये प्लस क्यू आवेश रखा है क्योंकि इससे मिला दिया है हमने, तो इसे आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। थोड़ा ठीक से बना लेना फिगर, ठीक है। ये बिंदु पी है। अब तो इसके कारण अगर हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए तो E1 मान लेंगे। अगर दिशा दिखाई तो E1 वेक्टर लिख देंगे यहाँ पर। इसे प्लस क्यू के कारण नंबर 1 दिया है हमने, E1 वेक्टर। ध्यान रखेंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देखेंगे, तो माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की ओर होगी, इसे नंबर 2 दे देंगे, E2 वेक्टर। तो इस प्रकार से प्लस क्यू के कारण जो प्लस है ये प्लस से बाहर की तरफ दिखा देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिंदु P से कहाँ की तरफ दिखा देंगे, माइनस क्यू की तरफ। ये दिशाओं का निर्धारण अति आवश्यक है यदि आपको क्लियर करना है। और E1 और E2 के बीच में एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी हमें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर। तो जिस प्रकार से मान लो एक क्षण है हमारे पास, एक क्षण के एक सिरे को हमने क्या कर दिया, एक सिरे पर तो वजन लटका दिया m द्रव्यमान का, और एक सिरे को कंधे पर पकड़ करके ऐसे जा रहे हैं हम लेकर के। तो उसकी जो कंधे से जो टच हो रहा है, क्षण टच हो रही है, तो उसकी दिशा परिणामी कहाँ होगा, बीच में, उस वजन के और
जो हाथ से क्षण पकड़ रखी है उसके परिणामी तो हमेशा बीच में होता। तो इस प्रकार से E1 और E2 का परिणामी होगा बीच में, ये इस प्रकार से। इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E हो जाएगा। जब ये वाला थीटा कोण है स्टूडेंट्स, तो ये वाला भी थीटा ही होगा। वो कैसे? छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कभी। तो ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा। यदि ये वाला 30 डिग्री कोण है तो ये वाला 30 डिग्री लिख देंगे ऐसे। ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं 9th क्लास से, ये छोटी क्लास 8वीं में पढ़ा होगा आपने। तो ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा होगा। तो भाई लोग ये थीटा, तो या इससे रास्ते में आने वाले सभी कोण क्या होंगे? थीटा होंगे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इस प्रकार से। एक बात थोड़ी सी कठिन है, बस ज्यादा नहीं। हमें माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। जब माइनस क्यू के कारण P पर देखनी है और प्लस क्यू के कारण P पर देखनी है, तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, तो वहां पर PV स्क्वायर और PA स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी भाई लोगों। तो ये R दूरी है और ये L है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी आपने, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये आ चुकी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो एक घर बनाया हमने पहले, उसमें बीच में से रेखा खींच दी, तो दो घर हो गए बराबर बराबर बिल्कुल। तो ये L है, ये R है, तो ये कितना हो गया? ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई लोगों इस त्रिभुज में POB में या POA में, AOP में या POB में पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस इतनी आ चुकी है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये नियम छोटी क्लास से लग रहे हैं। बात ये आती है कि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कैसे निकल करके आए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यहां हम रचना कर रहे हैं एक इस प्रकार से। तो ये कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। और इसे भी रचना कर लें ऐसे, ये रफली कर रहे हैं, ये 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बिंदु P पर इन दोनों चार्जेस के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहां पर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है यहां पर, E2 cos थीटा। अब हमें ये समझाना है कि E का मान जो आया है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कैसे आया। घटक से तोड़ना चाहे तो घटक से तोड़ लो, जैसे कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, प्रक्षेपय का पथ परवलयाकार होता, ux बराबर u cos थीटा। अगर बल का घटक देखें क्षैतिज घटक, तो fx बराबर f cos थीटा, उससे समझ लें। यहां पर हमने E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि मान लो E1 sin थीटा ऊपर होगा और E2 sin थीटा नीचे होगा, तो इनकी बराबर हैं, परंतु इनकी दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो एक दूसरे से क्या कर देंगे? निरस्त, कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लिए। स्टूडेंट्स बात ये आती है कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कैसे आया। क्या हम याद ही कर लेंगे इसे? ये बताइए। अब हमें ये निकालने के लिए तो E1 और E2 के मान चाहिए और cos थीटा के, इन तीनों के मान हमें निकाल करके और इसमें E बराबर में लगा देने, आंसर आ जाएगा। परंतु सबसे पहले ये समझ लें ये कैसे आया। देखो भाई एक रेखा है ये वाली, जिनका परिणामी दिखाया हमने। तो इस पर एक त्रिभुज रखा हुआ है, ये वाला समकोण त्रिभुज, एक ये नीचे की तरफ है त्रिभुज। तो एक ही आधार है इन त्रिभुजों के,
समकोण त्रिभुज के एक ही आधार हैं, एक ऊपर से एक इस प्रकार से। तो सब जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, सॉरी कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और न्यून कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है। और बाकी क्या बचा, आधार। जब एक त्रिभुज में कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो तीसरी भुजा क्या हो गई, आधार। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो ये है आधार, और कर्ण में क्या माना, इसका परिमाण ले लूं तो मैं E1, तो आधार बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा। तो इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए जो हमने आधार निकाला वो कितना आया, E1 cos थीटा। ठीक है, तो इसका प्रभाव यानी आधार आ गया इतना E1 cos थीटा। अब इस वाले त्रिभुज में देखें हम तो 90 डिग्री सामने हुआ ये कर्ण, और न्यून कोण के सामने बचा ये लंब, तो ये क्या बचा, आधार। कहना मतलब मेरा ये है कि ऊपर वाले त्रिभुज में देख रहा हूं ना, तो आधार कितना है, यही है। इस वाले त्रिभुज में देख रहा हूं तो भी आधार इसका ही है। तो सेम आधार हैं दोनों ट्रायंगल्स के, राइट ट्रायंगल्स के। तो इस प्रकार से अगर मैं इसमें अप्लाई करूं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है, इसकी दिशा देखो E2 है, इसका परिमाण ले लूंगा E2 में, तो आधार बराबर E2 cos थीटा आ जाएगा। तो विद्यार्थियों इस वाले त्रिभुज से मैंने निकाल लिया E1 cos थीटा कंपोनेंट, और इससे E2 cos थीटा, और दोनों क्या हो गए आपस में जुड़ गए, क्योंकि हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली जो आप रट लेते हैं ना कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से त्रिभुज की रचना कर लें और आधा आधा निकाल कर दोनों आधा जोड़ दें, दोनों जोड़ेंगे वो सामने क्या लिखा हुआ ई, तो वो परिणामी होगा। ठीक है ना। अब हमारा मेन टारगेट स्टूडेंट्स, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें तो ये ध्यान रखना है, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसे एक मान लें सभी का। तो हमें इसे देख, समीकरण एक को देखें हम, तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, E1 की, और किसकी, फिर E2 की, और फिर cos थीटा की। cos थीटा दोनों में ही है सेम। तो सबसे पहले हम cos थीटा निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AOP, यानी समकोण त्रिभुज AOP में ये 90 डिग्री है, कर्ण ये है, और ये क्या, लंब, ये क्या, आधा। cos ये आवश्यकता पड़ रही है, छोटे वैल्यू निकाली आएगी एकदम, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर लाल बटे कक्का से। तो भाई लोगों cos थीटा बराबर आ गया, आधार कितना है यहाँ पर L, और कर्ण कितना है भाई लोगों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली होगी, निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, E1 E2। जो E1 वेक्टर दे रखा है यहाँ पर, दिशा दे, ये परिणाम है, परिमाण है यहाँ, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखा गया है, E1 वेक्टर से। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण
स्टूडेंट्स यह भी लिखा हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने शुरू में बता दी थी, ये होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, क्योंकि ये सब वैद्युत विभव आघूर्ण कहाँ रखा है, के परावैद्युत वाले माध्यम में तो के आएगा और आएगा Q/r²। यहां देखें प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं हमें बिंदु P तक, तो ये वाली डिस्टेंस लगेगी यानी P से B तक की, यानी PV² लिख सकते हैं यहां पर PV²। तो ये इसे लिखा है E1 वेक्टर से। इसका परिमाण देखें हम, मोड लगा देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और Q यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण देखा है ना, तो यहाँ पर हमने प्लस क्यू लिखा है, नहीं लिख रहा प्लस तो समझ लो प्लस का ही है। PV डिस्टेंस देखें √r² प्लस l², इस पे स्क्वायर लग रहा है स्टूडेंट्स, r² प्लस l², इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस l²। इक्वेशन फर्स्ट परिणामी मान चुके हैं, इसे 2 मान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, इसलिए -Q के कारण बिंदु P पर हम फिर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल रहे हैं हम, -Q आवेश के कारण, किसके कारण, -Q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों आवेशों के कारण अलग अलग देख लेते हैं। फॉर्मूला ये लगेगा, बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r², यहाँ दूरी लग जाएगी AP² या PA²। तो इसका मैं डायरेक्ट परिमाण लिख दे रहा हूँ E2, और यहाँ जो फॉर्मूला लिख रहा है ना, यहाँ माइनस ना लगाऊंगा। क्यों ना लगाऊंगा माइनस, क्योंकि अगर मैं E2 वेक्टर लिखता यहाँ पर तो यहाँ माइनस लगाता, एक लाइन बढ़ जाएगी, इससे परिमाण निकाल लूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, E2 लिखूंगा यहाँ पर। बड़ा बोल तो रहा हूँ -Q के कारण, मगर -Q लिखूंगा नहीं, परिमाण ले रहा हूँ उसका। और Q बटे क्या जाएगा स्टूडेंट्स, PA²। तो PA का मान कितना है, √r² प्लस l² का क्या वर्ग, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 × 2 बराबर 1। तो ये आ गया E2 का मान 1/4πε0 के Q/r² प्लस l²। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने समीकरण नंबर 3 के अकॉर्डिंग देख करके E1, E2 और cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब दोनों आवेशों के कारण यानी -Q और +Q के कारण हमने अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं बिंदु P पर। ध्यान रखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो भैया E1 का मान कितना लगेगा, ये वाला लग जाएगा, E2 का ये वाला लग जाएगा। तो E1 का मान है 1/4πε0 के और Q/r² प्लस l²। इसे हम 2E cos थीटा भी लिख सकते हैं, E1 E2 बराबर होंगे ना, तो 2E cos थीटा भी लिख सकते हैं, उससे और शॉर्ट हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं शुरू में ही, स्टूडेंट क्या निकाल चुके हैं, L/√r² प्लस l²। ये आएगा 1/4πε0 के Q/r²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा वैल्यू यही लग जाएगी जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहां समझने की बात है थोड़ी सी, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे होगे आप कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बात तो सही है बिल्कुल, गुणा में घातें जुड़ जाती है। अगर हम बात करें इसकी घात कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, और इसकी घात कितनी है, 1/2 है, तो 1 + 1/2 बराबर 3/2। तो इन्हें दोनों को एक साथ लिख करके एक जगह लिख के घात जोड़ ली, इनकी एक ही बना लिया, 3/2। ऐसे ही ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के और Q × L बटे में, ये दोनों मिलके घात कितनी हो गई इसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल बाय 3/2। विद्यार्थी एक बात ध्यान रखो, ये टोटल क्या है, अगर कॉमन भी हम ले रहे हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 + 1 = 2, यानी पूरे टोटल को इसे x मान लें और इसे x मान लें, तो x और x कितना हो गया जुड़ के, 2x हो गया। तो ये 2 लिखना है, वो कहाँ लिखना है मुझे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के, जो 2 लिखना है वो शुरू में नहीं लिखना है क्योंकि मुझे कामयाब बनाना है, ये 2 है, तो Q के साथ में मैं क्या लिख दिया, 2L लिख दिया इन जोड़ करके, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 ये चल ही रहा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = स्टूडेंट्स Q × 2L। तो ये क्या बन गया, P बन जाएगा। और चित्र भी देखें हम, और वैसे परिभाषा से भी हम जानते हैं कि वैद्युत आघूर्ण होता क्या है, इसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अल्प दूरी यानी 2L दूरी को अल्प माना है, तो 2L का आधा और हो गया, और उसका भी क्या हो गया, L का स्क्वायर। ये मत समझना L का स्क्वायर हो गया बहुत बड़ी संख्या हो गई, 2 का 4, 4 का 16 हो गया। पॉइंटों में ये वैल्यू होगी। अगर हम पॉइंट वाली संख्या का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्ग करते हैं, तो हमेशा क्या होती है, ये कम। जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है उस संख्या का वर्ग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए इस वाली संख्या को इसकी कंपैरिजन में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। आर का मान क्या है, बहुत बड़ा है एल से, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर का मान नगण्य करने पर, गिनती में ना लेने पर, छोड़ने पर, कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा। तो स्टूडेंट्स E = 1/4 पाई एप्सिलॉन के और Q × 2L क्या बन गया, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा आपने। ये वाला वैल्यू छोड़ देते हैं हम इसके रीजन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आर स्क्वायर आएगा, बाकी तो आएगा ये छोड़ देंगे तो ये आएगा 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के और P/r⁴। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम वायु या निर्वात के लिए देखें तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वायु निर्वात के लिए 1। वायु या निर्वात के लिए माध्यम वायु या निर्वात हो तब उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लगाते चले आए हैं हम, होती इतनी है K = 1, लगाते क्या चले आए हैं। तो E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और P/r की घात कितना, 3। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये व्युत्क्रम घन के नियम का क्या करती है, पालन करती है। व्युत्क्रम घन के नियम का यदि घात 2 है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, यानी R बढ़ाने पर हमेशा E को क्या होता करना पड़ता है, R बढ़ाने पर E घटती है हमेशा। ये सूत्र ये बता रहा है, और वैसे बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव P आया नहीं आया लास्ट में फॉर्मूला, और यही बता दिया था हमने कि ये वाला आर्टिकल प्रूफ होकर के आएगा, यही आया है स्टूडेंट्स। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो देखें ठीक से, अगर एक बार समझ में आया वीडियो को रोक करके पीछे करके देखें, प्रीवियस करके, उसके बाद में पहले लिखना नहीं PDF में से फाइल, पहले वीडियो देखें उसके बाद में लिखें।
और इसके बाद में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, ये तैयार हैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।